आज हम एक ऐसी कानूनी लड़ाई की गहराइयों में उतरेंगे जो इंडस्ट्रियल लॉ में मैनेजमेंट की पावर और एम्प्लॉय के सर्वाइवल राइट्स के बीच के क्लासिक कशमकश को दिखाता है। मुद्दा बहुत सीधा सा लगता है, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सवाल यह है कि जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पहले से चल रहा हो तो क्या एक एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को बिना वेतन के सस्पेंड कर सकता है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, रामलखन वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये एक ऐसा लीगल ड्रामा है जिसके हर पहलू को हम बारीकी से समझेंगे। इसमें लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं। जस्टिस एस साहिर अहमद का लिखा ये फैसला इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। तो चलिए इस कानूनी दाव पेच को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन यानी सस्पेंशन और निर्वाह भत्ते यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया। तो कहानी शुरू होते हैं 1986 में। स्वतंत्र भारत मिल के कुछ एम्प्लॉयज़ जो इस केस में अपेलेंट्स थे, उनको मिसकंडक्ट के आरोपों पर चार्ज शीट्स जारी की गईं और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब उन कर्मचारियों के लिए स्थिति क्या थी? उन पर गंभीर आरोप है, नौकरी से निलंबित है और अब उन्हें बताया जा रहा है कि जब तक ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये तो एक अनिश्चितकालीन फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी स्थिति है। बिल्कुल, और यहीं पर एक बड़ा लीगल ट्विस्ट था, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पहले से ही इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने पेंडिंग था। मैनेजमेंट पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 33(1) के तहत एक स्टैट्यूटरी बैन लगा हुआ था। एक मिनट, ये स्टैट्यूटरी बैन क्या है? इसे जरा आसान भाषा में समझाएं। जरूर। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब है एक कानूनी रोक। आसान शब्दों में, कानून कहता है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में कर्मचारियों से जुड़ा कोई मामला पहले से ट्रिब्यूनल में चल रहा है, तो मैनेजमेंट उन कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता जिनकी सर्विस कंडीशंस उस डिस्प्यूट से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। ऐसा करने से पहले मैनेजमेंट को ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी होगी। ये एक तरह का प्रोटेक्शन है ताकि मैनेजमेंट पुराने डिस्प्यूट के दौरान मनमाने ढंग से कर्मचारियों को निकाल ना सके। समझ गई। तो मैनेजमेंट उन्हें सीधे फायर नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने सस्पेंशन का रास्ता चुना और ट्रिब्यूनल से उन्हें डिसमिस करने की परमिशन मांगी। एग्जैक्टली। और जब ये एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग थी, कर्मचारियों ने सस्पेंशन पीरियड के लिए सब्सिस्टेंस अलाउंस की मांग की। ट्रिब्यूनल ने इस पर एक प्रिलिमिनरी इशू बनाया, मतलब मुख्य मामले से पहले इस एक सवाल पर सुनवाई करने का फैसला किया। और वो सवाल क्या था? वो मुद्दा था, जैसा कि जजमेंट के पैराग्राफ 3 में लिखा है, एट व्हाट रेट इफ एनी द मैनेजमेंट इज टू पे द सब्सिस्टेंस अलाउंस टू द वर्कमैन। यानी अगर निर्वाह भत्ता देना है तो किस दर पर देना है। और हैरानी की बात यह है कि पहले ट्राइब्यूनल और फिर दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने मैनेजमेंट का पक्ष लिया। उन्होंने एक बहुत पुराना केस होटल इंपीरियल वर्सेस होटल वर्कर्स यूनियन पर भरोसा किया और एक दूसरे ज्यादा रेलेवेंट केस फकीर भाई फुला भाई सोलंकी वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नजरअंदाज कर दिया। यहीं से सुप्रीम कोर्ट के लिए असली कानूनी सवाल खड़ा हुआ। ये बात तो वाकई हैरान करती है कि ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट दोनों ने मैनेजमेंट का पक्ष लिया। जरूर उस होटल इंपीरियल केस में कोई बहुत मजबूत तर्क होगा। वो फैसला क्या था जिसने मैनेजमेंट को बिना वेतन दिए एक कर्मचारी को सस्पेंड करने की इतनी शक्ति दी? होटल इंपीरियल केस ने एक बहुत पावरफुल डॉक्ट्रिन को जन्म दिया, द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड सस्पेंशन पावर। इसका लॉजिक समझने के लिए हमें मास्टर सर्वेंट के ऑर्डिनरी लॉ को देखना होगा। राइट। आमतौर पर एक मालिक अपने नौकर को तब तक सस्पेंड नहीं कर सकता जब तक कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा करने की इजाजत ना हो। राइट। सस्पेंशन का पावर कॉन्ट्रैक्ट से आना चाहिए। करेक्ट। लेकिन सेक्शन 33 ने सिचुएशन बदल दी। वो मैनेजमेंट को कर्मचारी को डिसमिस करने से रोक रहा था, जो कि मैनेजमेंट का कॉमन लॉ राइट माना जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने होटल इंपीरियल में तर्क दिया कि क्योंकि कानून मैनेजमेंट को उसके अधिकार से रोक रहा है, तो इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक इम्प्लाइड टर्म यानी एक निहित शर्त मान लेनी चाहिए। और वो शर्त ये है कि मैनेजमेंट के पास कर्मचारी को सस्पेंड करने का अधिकार है। एक मिनट, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रीज हो गया, जैसे पॉज बटन दबा दिया हो। कर्मचारी काम पर नहीं आएगा और मैनेजमेंट को तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। सीधा सा हिसाब। एग्जैक्टली। यही उस डॉक्ट्रिन का सार था। मैं जजमेंट के पैराग्राफ 9 से वो क्रूशियल हिस्सा कोट करता हूं जो इस डॉक्ट्रिन की फाउंडेशन है। The ordinary law of master and servant as to suspension can be and should be held to have been modified. A term should be implied that he has the power to order such suspension, thus suspending the contract of employment temporarily
so that there is no obligation on him to pay wages and no obligation on the servant to work. नो वर्क नो पे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस नजर आता है। मैनेजमेंट तो सालों तक इंतजार कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक कर्मचारी बिना वेतन के कैसे सरवाइव करेगा? ये सिद्धांत तो पूरी तरह से मैनेजमेंट के पक्ष में झुका हुआ लगता है। और क्या होगा अगर ट्राइब्यूनल बाद में डिसमिसल की परमिशन देने से मना कर दे? तब तो ये सस्पेंशन गलत साबित होगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और होटल इंपीरियल ने इसका भी जवाब दिया था। जजमेंट के पैराग्राफ 10 के अनुसार ऐसी स्थिति में द सस्पेंशन वुड बी रॉन्ग एंड द वर्कमैन वुड बी एंटाइटल्ड टू ऑल हिज वेजेस फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन। मतलब अगर मैनेजमेंट केस हार गया तो कर्मचारी को पूरा बैक वेज मिलेगा, लेकिन फैसला आने तक उसे भूखा रहना होगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब तक हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और मास्टर सर्वेंट के पुराने कानून की बात कर रहे थे, लेकिन असली मोड़ तब आया जब इस बहस में भारत का संविधान और मौलिक अधिकारों का जिक्र शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल, ये एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन था जहां कानून ने मैकेनिकल रूल से हटकर ह्यूमन डिग्निटी और जमीनी हकीकत को देखना शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई संविधान से। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्रभान ताले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार को सर्विस रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया। उस केस में एक नियम था कि सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को सिर्फ ₹1 का नॉमिनल सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। सिर्फ ₹1? ये तो मजाक है। सुप्रीम कोर्ट को भी यही लगा। कोर्ट ने उस रूल को स्ट्रक डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी सिर्फ सांस लेते रहना नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है, और ₹1 में कोई डिग्निटी के साथ नहीं जी सकता। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था। तो मतलब कानून का फोकस बदल रहा था। जी। एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट के टेक्निकल रूल से हटकर अब अदालतें ये देख रही थीं कि जमीनी हकीकत क्या है और क्या कोई नियम किसी इंसान के जीने के मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 को तो नहीं छीन रहा। एग्जैक्टली। और इसी बदली हुई सोच का रिफ्लेक्शन हमें उस फकीर भाई सोलंकी केस में दिखता है, जिसे हाईकोर्ट ने अनदेखा कर दिया था। जी। फकीर भाई का जजमेंट एक गेम चेंजर था। इसने मुद्दे को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन के एंगल से देखा। जब आप कहते हैं कि कोर्ट ने इसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन के एंगल से देखा, तो इसका क्या मतलब है? प्राकृतिक न्याय यहाँ पर कैसे लागू होता है? प्राकृतिक न्याय का एक मूल सिद्धांत है कि किसी को भी बिना सुनवाई के सजा नहीं मिलनी चाहिए, या ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। यहां कोर्ट ने माना कि अगर आप किसी कर्मचारी का वेतन रोककर उसे भूखा छोड़ देते हैं, तो आप उसे अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक भूखा आदमी जिसके पास घर चलाने के पैसे नहीं हैं, वो एक बड़ी कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेगा? ये अनफेयर है और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। कोर्ट ने प्रैक्टिकल रियलिटी पर फोकस किया कि सेक्शन 33 की प्रोसीडिंग्स में सालों लग जाते हैं, जैसा कि उस केस में हुआ था जहां फैसला आने में 6 साल लग गए। 6 साल बिना वेतन के, ये तो किसी को भी तोड़ देगा। एग्जैक्टली। और कोर्ट ने इसी पावर इम्बैलेंस को एड्रेस किया। मैं पैराग्राफ 26 से एक बहुत पावरफुल कोट पढ़ता हूं, जो मैनेजमेंट की पोटेंशियल मिसयूज ऑफ पावर को हाईलाइट करता है। An unscrupulous management may by all possible means delay the proceedings so that the workman may be driven to accept its terms. To expect an ordinary workman to wait for such a long time in these days is to expect something which is very unusual to happen. Denial of payment of at least a small amount by way of subsistence allowance would amount to gross unfairness. ये तो सीधा सीधा मैनेजमेंट की रणनीति पे एक कमेंट्री है। तो सबसिस्टेंस अलाउंस का लीगल मतलब क्या समझाया गया? ये सिर्फ एक भत्ता नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है ना? What's fascinating here is the court defined its very essence. ओपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जैसा पैराग्राफ 28 में बताया गया है, कोर्ट ने कहा कि इस शब्द में ही एक पीनल सिग्निफिकेंस यानी एक दंडात्मक अर्थ छिपा है। कोर्ट ने कहा the very expression subsistence allowance has an undeniable penal significance. The dictionary meaning of the word subsist is to remain alive as on food, to continue to exist. Subsistence means of supporting life, especially a minimum livelihood.
मिनिमम लाइवलीहुड। तो सबसिस्टेंस अलाउंस एक तरह से लीगल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ कर्मचारी को जिंदा रखना है ताकि वो अपना केस लड़ सके और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में खुद को डिफेंड कर सके। पेंशन में पे नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाता है। और फकीर भाई सोलंकी कहता है अलाउंस ना देना घोर अन्याय है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। राम लखन केस ने इस अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हल किया? कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती से इन दोनों सिद्धांतों में तालमेल बिठाया। कोर्ट ने कहा कि इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, ये दोनों जजमेंट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोर्ट ने कहा कि होटल एम्पीरियल का फैसला अपनी जगह सही था, क्योंकि उसने मैनेजमेंट के सस्पेंड करने के अधिकार को एस्टैब्लिश किया, जो कि जरूरी था क्योंकि सेक्शन 33 उसे डिसमिस करने से रोक रहा था। अगर सस्पेंशन का अधिकार नहीं होता तो मैनेजमेंट क्या करता? कर्मचारी को काम पर भी रखना पड़ता और उसे पूरी तनख्वाह भी देनी पड़ती, भले इस पर गंभीर आरोप हो। ओके, तो मैनेजमेंट के पास सस्पेंशन का अधिकार होना चाहिए, ये कोर्ट ने मान लिया। यस, और फिर कोर्ट ने कहा कि फकीर भाई का फैसला भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उसने उस सस्पेंशन के दौरान एम्प्लॉय के जिंदा रहने के अधिकार को एस्टैब्लिश किया। कोर्ट ने एक बहुत ही एम्पैथेटिक और प्रैक्टिकल बात कही, जो इस फैसले का दिल है। जैसे एम्प्लॉयर का ट्राइब्यूनल के फैसले पर कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही एम्प्लॉय का भी नहीं होता। देरी दोनों के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन मैनेजमेंट इंतजार कर सकता है। उसके पास फाइनेंशियल क्वेश्चन है, एक सैलरी पर जीने वाला कर्मचारी नहीं कर सकता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? कोर्ट ने इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ कैसे बुना? तो यही इस फैसले की सबसे बड़ी इनोवेशन है। कोर्ट ने एक नया सिद्धांत बनाया, जिसे हम कह सकते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरट्वाइंड राइट्स, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए अधिकारों का सिद्धांत। मैं पैराग्राफ 37 से वो सुनहरी लाइनें कोट करता हूं जो इस पूरे लीगल डिबेट को सेटल करती हैं। Thus the right of the management to suspend and the right of the employee to receive subsistence allowance are intertwined and both must survive together. इंटरट्वाइंड मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट का अधिकार और एम्प्लॉय का अधिकार दोनों एक साथ चलेंगे। सस्पेंशन इज अलाउड बट स्टार्वेशन इज नॉट। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? एब्सोल्युटली। आपने इसे परफेक्टली समराइज किया है। निलंबन की अनुमति है पर भूखमरी की नहीं। मैनेजमेंट को सस्पेंड करने का हक है तो कर्मचारी को उस दौरान जिंदा रहने के लिए भत्ता पाने का भी हक है। दोनों अधिकार एक साथ मौजूद रहेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या था? राम लखन और बाकी कर्मचारियों के लिए कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के फैसलों को सेट असाइड कर दिया, यानी उन्हें रद्द कर दिया। और पैराग्राफ 38 में एक क्रिस्टल क्लियर अनएम्बिग्युअस निर्देश दिया जो भविष्य के सभी मामलों के लिए एक प्रेसिडेंट बन गया। कोर्ट ने कहा, The subsistence allowance shall be paid to the appellants for the whole of the period of suspension at such rates as is provided under the standing orders or the service rules. मतलब भत्ता उस रेट पर दिया जाएगा जो कंपनी के नियमों यानी स्टैंडिंग ऑर्डर्स या सर्विस रूल्स में लिखा है। करेक्ट। लेकिन असली गेम चेंजर अगली लाइन थी। कोर्ट ने आगे कहा, And if there is no such provision, they would be entitled to be paid full salary even during the period of suspension. फुल सैलरी। अगर रूल्स में सबसिस्टेंस अलाउंस के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो ये तो एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। ये तो मैनेजमेंट पे एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन डालता है कि वो अपने रूल्स में सबसिस्टेंस अलाउंस को क्लियरली डिफाइन करें, वरना उन्हें पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये जजमेंट इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस में एक माइलस्टोन है। इसने साफ कर दिया कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। ये मैनेजमेंट की अथॉरिटी और एम्प्लॉई की ह्यूमैनिटी के बीच एक तराजू पर संतुलन बनाता है, और सबसिस्टेंस अलाउंस उस तराजू का पिवट पॉइंट है। इसने सुनिश्चित किया कि सेक्शन 33 का स्टैट्यूटरी बैन एक एम्प्लॉई के लिए फाइनेंशियल डेथ सेंटेंस ना बन जाए। तो एक साधारण से वेतन के सवाल से शुरू हुई बात आर्टिकल 21, नेचुरल जस्टिस और वर्कप्लेस में पावर बैलेंस तक पहुंच गए। होटल इंपीरियल से राम लखन तक का सफर दिखाता है कि कैसे कानून समय के साथ ज्यादा मानवीय, ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा जस्ट होता जाता है। इट्स एन एवोल्यूशन फ्रॉम अ रिजिड कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू टू अ मोर कंपैशनेट कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू। एग्जैक्टली। कानून ने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के पीछे की इंसानी हकीकत को पहचाना और उसे सम्मान दिया। It acknowledged that while a legal process takes its own time,
Human survival cannot be put on hold. और अंत में एक विचार, राम लखन का फैसला ये तो सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी केस चलने तक सर्वाइव कर सके, लेकिन ये देखते हुए कि ये कार्रवाई सालों तक चल सकती है, क्या मिनिमम लाइवलीहुड एक कर्मचारी को एक वेल रिसोर्स्ड मैनेजमेंट के खिलाफ एक प्रभावी कानूनी बचाव करने की वास्तविक क्षमता देती है? ये भुखमरी को तो रोकता है, लेकिन क्या ये मुकदमेबाजी की लंबी लड़ाई में एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करता है? सोचने वाली बात है।